नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम बात करने वाले हैं मांग पर। मांग क्या होती है, ये हमारा आज मुख्य टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अर्थशास्त्र में और इसमें से एक ना एक प्रश्न वार्षिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा ही जाता है। साथ ही किसी यदि आप आगे चलकर जिस कॉम्पिटिशन की आप तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें से कई सारे प्रश्न बनते हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मांग का अर्थ क्या होता है। अर्थ हमने समझ लिया तो फिर पूरा टॉपिक जिससे संबंधित जो भी नियम है हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मांग का अर्थ क्या होता है, यदि हम साधारण बोलचाल की भाषा में मांग का अर्थ समझें तो मांग क्या होती है, एक व्यक्ति की इच्छा मात्र होती है जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह उत्पन्न होती है। कैसे कि जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं साइकिल की मांग करता हूँ। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप साइकिल से स्कूल जाना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं कि मुझे एक साइकिल की आवश्यकता है, आप साइकिल की मांग करते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी इच्छा है। लेकिन इच्छा और आवश्यकता दोनों ही क्या है, अलग चीज हैं। दोनों हैं समान, दोनों को हम एक ही अर्थ में ले सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग को हम एक अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। किस प्रकार से, अब देखिए मांग कब कही जाएगी। एक तो हमने ये, यदि हम इस सेंटेंस को समझें कि मैं साइकिल की मांग करता हूं तो ये मांग नहीं कहलाएगी। ये जो सेंटेंस क्या होगा, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इससे मांग पूरी तरीके से परिभाषित नहीं हो रही है। मांग को परिभाषित करने के लिए हमें कुछ शब्दों की आवश्यकता होती है जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला, जैसे कि मैं साइकिल की मांग करता हूँ, ये तो मेरी इच्छा हुई। तो एक शब्द हमारा आ गया क्या, इच्छा। मतलब किसी वस्तु को यदि हम खरीदना चाहते हैं तो उसे खरीदने की इच्छा या उसकी जो आवश्यकता है वो हमें महसूस होनी चाहिए। तो पहला शब्द हो गया हमारा इच्छा। दूसरा शब्द है साधन। साधन क्या होते हैं, हमारी आय, यानी उस वस्तु पर व्यय करने के लिए हमारे पास पैसे होना चाहिए। तीसरा, खरीदने की तत्परता। हमारे पास पैसा है, हमारी इच्छा भी है कि हम साइकिल खरीदना चाहते हैं, साइकिल से स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि अगले महीने लेंगे, तो फिर वह मांग नहीं कहलाएगी। हमें आवश्यकता है, हमें लग रहा है कि हमें साइकिल से स्कूल जाना है, मुझे, मेरे पास पैसे भी हैं और मैं साइकिल खरीदना चाहता हूं, मुझे साइकिल मिल जाएगी तो मैं खरीद लूंगा। ये क्या है, ये होती है वस्तु को खरीदने की तत्परता। दो चीजें और ध्यान रखना पड़ता है, वस्तु की कीमत और एक समय। अब कीमत और समय की हम क्यों बात कर रहे हैं, कीमत और समय की इसलिए बात की जाती है, जैसे कि अब मैंने सोच लिया मुझे साइकिल खरीदना है और मैं खरीद सकता हूं, लेकिन मेरे पास 1500 रुपये हैं। ये जो 1500 रुपये है, ये क्या है, ये मेरी सीमित आय हुई। अब इस सीमित आय को ध्यान में रखते हुए मुझे क्या करना है, साइकिल को खरीदना है। अब साइकिल की कीमत यदि 2000 रुपये है और मेरी आय यानी मेरे पास जो पैसा है वो है 1500 रुपये, तो इस समय मैं साइकिल को खरीद पाऊंगा, नहीं खरीद पाऊंगा। तो यहाँ क्या करेगा, फिर समय फैक्टर काम करेगा। किस प्रकार से, समय मतलब हम दो चीजों पर डिपेंड हो सकते हैं, या तो साइकिल की कीमत कम हो जाए और कितनी हो जाए, 1500 रुपये, तो मैं खरीद सकता हूं, या मेरी आय बढ़कर 2000 रुपये हो जाए तो मैं खरीद सकता हूं। तो ये कीमत और समय का भी इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। अब एक परिभाषा देख लें। परिभाषा मैंने ली है प्रोफेसर बेन हम के द्वारा। तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है, अब इनकी परिभाषा हम समझें। तो जो सारे शब्द हमने समझे हैं इनकी परिभाषा में होने चाहिए, तो उसे हम मांग कह सकते हैं, उसे मांग को परिभाषित कर सकते हैं। दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा होती है। एक शब्द और छूट गया हमारा, क्या, मात्रा। तो मात्रा भी यहां पर आप ऐड कर लीजिएगा, ये मात्रा भी जरूरी है। दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा होती है जो किसी समय विशेष पर उस मूल्य पर खरीदी जाती है। वस्तु की वह मात्रा जो समय विशेष पर उस मूल्य पर खरीदी जाती है। दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की उस मात्रा को
हम मांग कहते हैं जो समय विशेष पर उस मूल्य पर खरीदी जाती है। 3 शब्दों का इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। एक तो दिए हुए मूल्य, यानी कि बाजार में जो कीमत उपलब्ध है। जैसे हमने ये लिया था, उदाहरण लिया था 2000 रुपये का। 2000 रुपये मूल्य पर साइकिल उपलब्ध है। किसी वस्तु की उस वस्तु की वह मात्रा होती है, वह मात्रा, जैसे यहाँ पर 2 साइकिल मांगी जा रही हैं, 1 साइकिल मांगी जा रही है, तो एक व्यक्ति तो 1 साइकिल की मांग करेगा। जो किसी समय विशेष पर, यदि इसकी कीमत हमारी आय के अनुरूप है तो उसी समय हम खरीद लेंगे, और यदि हमारे आय के अनुरूप नहीं है तो फिर आगे के लिए टालेंगे उसको। समय विशेष पर उस मूल्य पर खरीदी जाती है, वह क्या होती है? मांग होती है। तो अब इन सभी पर यदि हम गौर करें, जो अर्थ हमने निकाला है अर्थ पर और जो परिभाषा समझी है उस पर, तो 3 बातें निकल के आती हैं। तो 3 जो ये बातें हैं ये बहुत आवश्यक हैं, ये पूछ भी ली जाती हैं परीक्षा में। तो मांग क्या होती है? मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। क्या है? एक प्रभावपूर्ण इच्छा। प्रभाव मतलब कि जो शीघ्र प्रभाव डालती है, तीव्रता दिखाती है हमारी मांग में। किस प्रकार की तीव्रता? कि मुझे स्कूल जो जाना है साइकिल से जाना है और मेरे पास पैसे भी हैं और मुझे साइकिल खरीदनी है। यदि 1500 रुपये मेरे पास मुझे साइकिल मिल जाती है तो मैं उसे खरीद लूँगा। तो ये तो क्या हुई? प्रभावपूर्ण इच्छा हुई। दूसरा, मांग एक निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा है। अब मेरे पास 1500 है तो मैं क्या मांग रहा हूँ? 1500 रुपये पर, यानी कि निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा है। इसके बाद मांग किसी निश्चित समय के आधार पर मांगी गई मात्रा होती है। अब निश्चित समय देखिए, वो भी हमने समझ लिया है। यदि या तो कीमत 1500 रुपये हो जाए तो मैं अभी खरीद लूँगा, यदि अभी मिल जाती है, और यदि भविष्य में 1500 रुपये हो जाएगी तो मैं उसको खरीद सकता हूँ। तो एक तो कीमत हो गया, और दूसरा समय हो गया, और तीसरा प्रभावपूर्ण इच्छा। इन 3 शब्दों के आधार पर हम अपनी परिभाषा भी बना सकते हैं। अब हम एक आसान सी परिभाषा जो लिख सकते हैं। एक तो देखिए, जब हम अर्थ लिखेंगे तो इस प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा, एक परिभाषा हमें किसी भी अर्थशास्त्री की याद करके रखना है और उसको लिखना है। उसके बाद अपनी परिभाषा हम दे सकते हैं कि मांग क्या होती है। मांग किसी वस्तु की वह मात्रा होती है जो निश्चित समय पर विशेष कीमतों पर उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाती है। ये उसकी हम आसान सी परिभाषा लिख सकते हैं। किस प्रकार से? एक बार और देख लेते हैं। मांग किसी वस्तु की वह मात्रा होती है जो समय विशेष पर एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी जाती है या फिर खरीदी जाती है। ये तो इसकी परिभाषा हुई। अब इसको हम जरा एक सारणी के द्वारा समझ लें और एक ग्राफ के द्वारा समझ लें तो और हमें आसानी से क्लियर हो जाएगा कि मांग होती क्या है। अब मांग में और कीमत में एक विपरीत संबंध होता है। किस प्रकार का संबंध होता है ये हम पढ़ेंगे मांग के नियम पर, लेकिन अभी भी हमें मांग समझना है तो थोड़ा सा उस पर चर्चा कर ले तो और आसानी हो जाएगी आगे समझने में। विपरीत संबंध किस प्रकार का होता है? जब कीमत बढ़ती है, कीमत यदि बढ़ती है तो मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। मांग घट जाती है। और यदि कीमत कम होती है तो मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये क्या है? विपरीत संबंध है। आप बाजार जाते हैं, बाजार में जाएंगे, किसी भी वस्तु का आप उपभोग करते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है, उसे आप खरीदना चाहते हैं, तो आप मोल भाव भी करते हैं। किस प्रकार से? कि जैसे कि आप मान के चलिए सब्जी खरीदने जाते हैं और सब्जी 40 रुपये किलो मिलती है, तो आप उसको कम कराते हैं कि आप 30 रुपये केजी लेंगे या फिर और 25 रुपये केजी लेंगे। इस प्रकार से क्या करते हैं? आप मोल भाव भी करते हैं। तो कीमत कम होती है तो हम अधिक मांग करते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि भैया आप 20 रुपये केजी दे दो, हम 2 किलो ले लेंगे या 3 किलो ले लेंगे। इस प्रकार से क्या होता है? ये मांग जब बढ़ती है जब कीमत कम होती है, और कीमत अधिक होती है तो मांग क्या हो जाती है? घटती है। अब इसी प्रकार हम सारणी से समझ लें तो और आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। अब जो सारणी हम बनाते हैं या तालिका हम बनाते हैं, ये तालिका भी 2 होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है व्यक्तिगत मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग तालिका, और दूसरी होती है बाजार मांग तालिका। अब ये व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका ये दोनों क्या होती हैं? इनको भी समझना जरूरी है क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है, इनकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो व्यक्तिगत मतलब कि किसी एक व्यक्ति की या फिर किसी एक परिवार की।
जो किसी वस्तु की मांग कर रहा है विभिन्न कीमतों पर। तो इसको हम परिभाषित किस प्रकार से कर सकते हैं, दोनों की परिभाषा देख लें, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि व्यक्तिगत मांग तालिका वह तालिका होती है जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता के द्वारा या फिर एक व्यक्ति के द्वारा या फिर एक परिवार के द्वारा मांगी जाती है, उसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका। और बाजार मांग तालिका वह तालिका होती है जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार में उपलब्ध विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी जाती है। बाजार में जितने भी उपभोक्ता होते हैं सभी के द्वारा जो मांग की जाती है किसी वस्तु की और उसे हम तालिका के द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो वो होती है बाजार मांग तालिका। किसी एक व्यक्ति की, एक परिवार के द्वारा जब मांग की जाती है किसी एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर और उसे हम एक तालिका के द्वारा व्यक्त करते हैं तो वो होती है व्यक्तिगत मांग तालिका। आसान सा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसे हम जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। मान लें कोई वस्तु है एक्स वस्तु, अब ये एक्स वस्तु की ये तो हमने कीमत ले ली, हमें क्या समझना है, विभिन्न कीमतों पर व्यक्ति के द्वारा मांगी गई मात्रा होती है व्यक्तिगत मांग तालिका की और बाजार में विभिन्न कीमतों पर विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी गई मात्रा होती है बाजार मांग तालिका की। अब दोनों की हम समझेंगे। पहले एक व्यक्ति की समझ लें, मतलब व्यक्तिगत मांग तालिका एक परिवार की, एक व्यक्ति की हो सकती है। एक व्यक्ति है, एक उपभोक्ता है, मान के चलें वस्तु की कीमत यदि 15 रुपये है, 15 रुपये पर वह है और इस वस्तु को हम ये मान लेते हैं केजी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये केजी में कितना करेगा, 15 रुपये की कीमत पर 1 केजी का वह प्रयोग करता है। अब यहाँ हमने एक बात समझी है, कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है और कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। अब हम एक काम करते हैं, कीमत कम करते जाते हैं। तो ये तो 15 रुपये पर था, इसको हम कर लेते हैं 12 रुपये पर, यानी कीमत कम कर दी तो फिर ये क्या कर देगा, 2 इकाइयों का प्रयोग करने लगेगा। कितना हो जाएगा, 2 केजी। मतलब 15 रुपये कीमत थी तो 1 केजी का प्रयोग करता था और कीमत 12 रुपये हो गई है तो ये कितनी करने लगा है, 2 केजी। इसी प्रकार और कम कर देते हैं इसे, इसको कर देते हैं मान लीजिए 9 रुपये। 9 रुपये कीमत और कम हो जाती है तो ये फिर 3 इकाइयों का प्रयोग करने लगता है। कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है, तो इकाइयाँ बढ़ाता जा रहा है, केजी में उसका उपभोग बढ़ाता जा रहा है। 15 रुपये कीमत थी तो 1 किलो प्रयोग करता था, 9 रुपये कीमत हुई तो 3 किलो प्रयोग करने लगा। और कम कर लेते हैं, 6 रुपये कीमत होती है तो ये 4 केजी का प्रयोग करने लगा। इसके बाद और कम कर लें, 3 रुपये पर केजी हो जाता है तो ये 5 केजी उस वस्तु का उपभोग करने लगा। तो ये तो होता है क्या, एक उपभोक्ता। अब ये देखिए वस्तु की विभिन्न कीमतें हुई, ये तो क्या हुई, इस वस्तु की विभिन्न कीमतें। इन विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा, ये क्या है, उस वस्तु की मांगी गई मात्रा है, ये वस्तु की मात्रा। अब ये जब किसी तालिका के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, मतलब कि यदि हम एक व्यक्ति की तालिका बनाएंगे, व्यक्तिगत मांग तालिका बनाएंगे तो सिर्फ 2 उसको एक तालिका में बना सकते हैं। तो इतनी तालिका को यदि हम देखेंगे तो ये तो होगी व्यक्तिगत मांग तालिका। अब हम बाजार मांग तालिका पर और चर्चा कर लें तो अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया व्यक्ति ए, व्यक्ति बी, व्यक्ति सी, यानी 3 व्यक्तियों की हमने ले ली है। तो ये 3 उपभोक्ता हैं। अब ये मान के चलते हैं ये व्यक्ति 1 केजी का प्रयोग कर रहा था, ये करता था 2 केजी का और ये करता था 3 केजी का 15 रुपये पर। अब 12 रुपये पर ये भी अपनी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देगा, जो मात्रा है उसको बढ़ा देगा। ये कर देता है मान लीजिए 3 केजी और ये कर देता है 4 केजी। इसने भी मात्रा बढ़ा दी, कीमत और कम हुई तो ये कर देता है 4 केजी और ये कर देता है 5 केजी। इसने भी मात्रा बढ़ा दी। इसी प्रकार इस पे बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं हम इसको 5 केजी कर देते हैं, इसको 6 केजी कर दें, इसको कर देते हैं 6 केजी और इसको कर देते हैं 7 केजी। अब देखिए ये 3 उपभोक्ताओं के द्वारा हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार में सिर्फ 3 उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता तो अनंत रहते हैं, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते।
उदाहरण के लिए हम समझ रहे हैं कि बाजार मांग तालिका क्या होती है। 3 उपभोक्ता हैं, अब ये विभिन्न कीमतों पर, बाजार मांग तालिका क्या होती है? बाजार मांग तालिका वह मांग तालिका होती है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार में उपलब्ध उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी गई मात्रा को प्रदर्शित करती है। अब ये 3 उपभोक्ता हैं, इनके द्वारा जो मात्रा है जो मांगी जा रही है उसको प्रदर्शित कर रही है, लेकिन इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? तीनों की जो मांगी गई मात्रा है उसका हम योग कर देंगे और जो योग निकल के आएगा उसको हम ग्राफ पर दिखा देंगे। चलिए जोड़ लेते हैं, 1 2 3, 3 और 3 6 kg हो गया। ये कितना हो जाएगा? 5 4 9 kg हो गया। ये कितना हो जाएगा? 9 3 12 kg। ये कितना हो जाएगा? 15 kg। ये कितना हो जाएगा? 13 18 kg। ये क्या हो गया? उसका योग हो गया, मतलब तीनों उपभोक्ताओं के द्वारा जितनी मात्रा उपयोग में लाई जा रही है उस सभी को हमने जोड़ लिया है। व्यक्तिगत मांग तालिका, किसी एक व्यक्ति की देखेंगे तो ये व्यक्तिगत मांग तालिका हुई। बाजार में उपलब्ध सभी व्यक्तियों की मात्रा को देखेंगे, विभिन्न कीमतों पर जो मात्रा मांगी जा रही है उसको हम जोड़ देंगे तो वो हो जाएगी क्या? बाजार मांग तालिका। अब जिस प्रकार से ये मांग तालिका 2 प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत मांग तालिका, दूसरी बाजार मांग तालिका, उसी प्रकार जो मांग वक्र होता है, मांग वक्र भी 2 प्रकार का होता है। एक तो व्यक्तिगत मांग वक्र होता है और दूसरा होता है बाजार मांग वक्र। दोनों को सेम तरीके से बनाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन हो जाता है तो सिर्फ जो संख्याएं हम ली हैं, हमने एक व्यक्ति की ली है तो उसकी अलग से प्रदर्शित की जाएंगी, और जब पूरे बाजार की लेंगे तो उनका योग को हम वक्र पर प्रदर्शित करेंगे। तो किसी एक का हम कर लें तो समझ में आ जाएगा, हम व्यक्तिगत का कर लें या फिर कुल जो बाजार मांग तालिका है उसका कर लें। हम व्यक्तिगत का कर लेते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र, ये कर लिया हमने। अब इसे हम एक छोटे से ग्राफ में प्रदर्शित कर लें। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, यहाँ पर होता है 0। अब देखिए इसकी इकाइयाँ कहाँ तक हैं? 15 तक, तो 3 3 में ही ले लें हम। ये हो गया 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 18, और इसको ले लें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हो गई यहाँ पर मात्रा, वस्तु की मात्रा, और यहाँ पर हो गई वस्तु की कीमत। वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत हो गई है और एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा हो गई है। कीमत देखिए कितनी है, पहले 15 रुपये है। 15 रुपये कितनी इकाइयाँ उपयोग कर रहा है? 1 इकाई का, तो 1 इकाई ये हो गई और इसको यहाँ पर पॉइंट कर दिया। इसी प्रकार 12 रुपये पर 2 kg, तो ये 12 रुपये है, इस पर 2 kg पर यहाँ टिक कर दिया। इसके बाद 9 रुपये पर 3 kg, तो ये 9 और ये 3, और 6 पर 4 kg, तो ये 6 और ये 4, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप स्केल से करोगे तो सही आ जाएगा। 3 पर कितना है? 5 kg, तो ये 3 पर कर लिया 5 kg। अब जो हमारी डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये क्या होता है? डी वर्ग, इसको बोलते हैं मांग वक्र। इसको क्या बोलते हैं? मांग वक्र। अब जो मांग वक्र होता है, जब किसी एक व्यक्ति का, एक उपभोक्ता का या एक परिवार का दिखाया जाता है तो वो होता है व्यक्तिगत मांग वक्र। और अब जो अंक हमने यहाँ पर लिए हैं, ये हमने अभी ये लिए थे, एक व्यक्ति के लिए थे, तो इसलिए ये क्या है? व्यक्तिगत मांग वक्र है। अब इसकी जगह हम किसको ले लें? इनको ले लें, इसको ले लेंगे, सभी का जो योग किया है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? बाजार मांग वक्र हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाली जो संख्या है इसको 3 3 में कर दीजिएगा तो फिर इसका कंप्लीट हो जाएगा। इसको प्रदर्शित करेंगे तो वो भी इसी प्रकार से बनेगा, तो वो क्या होगा? फिर बाजार मांग वक्र होगा। अब इसके मांग के प्रकार और समझ लेते हैं। आज की क्लास में बस इतना काफ़ी रहेगा, प्रकार पर और बात कर लेते हैं, फिर आगे जो बचेगा वो कल बात करेंगे। मांग जो होती है अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है कीमत मांग, दूसरी होती है आय मांग और तीसरी होती है आड़ी मांग। तो जो कीमत मांग है, जो अभी तक हमने समझ लिया है, उसी को हम कीमत मांग कहते हैं। कीमत मांग को परिभाषित करने से
करते हैं यदि, तो उसमें बस ये ध्यान रखा जाता है कि जो बाकी के जो कारक हैं उनको स्थायी रखा जाता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। अन्य कारक जिसे हम बोलते हैं, अब अन्य कारक जो मांग को प्रभावित करते हैं वो हम आगे समझेंगे, पहले मांग के जो प्रकार हैं उन पर बात कर लें। तो कीमत क्या होती है? वस्तु की वह मात्रा जो बाजार में विभिन्न कीमतों पर मांगी जाती है अन्य कारकों को समान रखकर। अन्य कारकों में इसमें जो अन्य कारक जोड़ा जाएगा, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि और फैशन, जो भी है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, केवल कीमत में परिवर्तन हम मान सकते हैं। यानी कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के दौरान वस्तु की मांगी गई वह मात्रा कीमत मांग के अंतर्गत आती है, जो अन्य कारक समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन के स्वरूप उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी जाती है। ये तो हो गया किसका? कीमत का। तो जो कीमत मांग है उसको ही हमने अभी समझा है। दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा होती है जो किसी समय विशेष पर उस मूल्य पर खरीदी जाती है। इसमें केवल इतना जोड़ देंगे, अन्य कारक समान रहने पर। तो अन्य कारक कौन कौन से आ जाएंगे? आय, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता का फैशन, ये सब। अब बात कर लेते हैं मांग जो होती है, आय मांग। आय मांग क्या होती है? अब इसमें हमें अन्य कारक समान रखना है तो उसमें हम जोड़ लेंगे कीमत मांग को, कीमत को। तो वस्तु की वह मात्रा जो कि उपभोक्ता की आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता मांग करता है या फिर खरीदता है। अब उपभोक्ता की आय के विभिन्न स्तर किस प्रकार के? जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिया था कि हमारी आय 1500 रुपये है। अब 1500 रुपये आय पर हम 2000 रुपये की साइकिल नहीं खरीद सकते, लेकिन हमारी आय बढ़ जाती है, ये 2000 रुपये हो जाती है, तो फिर हम साइकिल खरीद सकते हैं। तो एक स्तर हमारा ये हो गया, एक दूसरा स्तर ये हो गया। तो विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता के द्वारा जो मांगी गई मात्रा है, अन्य कारक समान रहने पर, मतलब कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। केवल आय में, आय के विभिन्न स्तरों पर, यानी आय में परिवर्तन हो सकता है, आय कम हो सकती है, बढ़ सकती है। तो जो मांगी गई मात्रा होती है आय के विभिन्न स्तरों पर, वह आय मांग होती है। इसके बाद आड़ी मांग। आड़ी मांग जो होती है वो वस्तुओं के संदर्भ में होती है। वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं। एक तो सामान्य वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता सामान्य रूप से प्रयोग करता है। दूसरा होती हैं पूरक वस्तुएं। जो पूरक वस्तुएं हैं और स्थानापन्न वस्तुएं हैं, आड़ी मांग उन्हीं के संदर्भ में परिभाषित की जाती है या जानी जाती है। तो इसमें कौन कौन सी? एक तो पूरक वस्तुएं ली जाती हैं। अब पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं और स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं, तो ये भी समझ लो, ये बहुत जरूरी है। पूरक वस्तुएं तो वह वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बगैर इस्तेमाल नहीं की जा सकती, जिनका इस्तेमाल एक दूसरे के साथ किया जाता है। जैसे कि हम पेट्रोल और बाइक का उदाहरण ले सकते हैं। आप पेट्रोल तभी खरीदेंगे जब आपके पास बाइक होगी, और यदि बाइक नहीं होगी तो आप पेट्रोल नहीं खरीदोगे, पेट्रोल पंप पर नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और बाइक एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक साथ इस्तेमाल में आते हैं। इसके बाद स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे को स्थानापन्न करती हैं, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो सकती हैं। चाहे तो आप एक्स वस्तु को इस्तेमाल कर लो, चाहे वाई वस्तु को। यदि हम एक्स और वाई को क्या माने? स्थानापन्न वस्तुएं माने, तो हम ये कह सकते हैं या आप एक्स का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर वाई का इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों से एक ही बात है। जैसे कि ये चाय और कॉफ़ी, ये क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं हैं। दोनों पेय पदार्थ हैं, चाय भी पेय पदार्थ है, कॉफ़ी भी पेय पदार्थ है। या तो आप चाय का उपभोग कर सकते हैं या फिर कॉफ़ी का उपभोग कर सकते हैं। अब इसकी जो मांग है, आड़ी मांग है, इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे हम? विभिन्न वस्तुओं के या संबंधित वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होने के पश्चात या कीमत में परिवर्तन होने के पश्चात दूसरी वस्तुओं में जो मांग है उसमें जो वृद्धि होती है या मांगी गई जो मात्रा होती है उसमें वृद्धि या कमी को आड़ी मांग कह सकते हैं। किस प्रकार से?
संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के स्वरूप जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं या पूरक वस्तुएं होती हैं, ये उनके संदर्भ में है। तो पूरक वस्तुएं कौन सी, जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होती हैं, और स्थानापन्न कौन सी, जो एक दूसरे के स्थान पर हो सकती हैं। अब जैसे कि चाय की कीमत में वृद्धि हो जाती है, चाय की कीमत में वृद्धि मतलब कि चाय की कीमत बढ़ गई है और कॉफ़ी की कीमत इससे कम रहती है, तो लोग किसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, कॉफ़ी का। क्यों, क्योंकि वह उनको सस्ता पड़ेगा। और यदि चाय की कीमत वृद्धि हो गई है तो मतलब क्या हुआ, लोग चाय का इस्तेमाल कम कर देंगे और कॉफ़ी का इस्तेमाल बढ़ा देंगे। तो ये क्या है, अब किसकी कीमतों में परिवर्तन हो रहा है, चाय की कीमतों में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मांग किसकी बढ़ रही है, कॉफ़ी की। तो ये क्या है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के स्वरूप उपभोक्ता के द्वारा जो मांगी गई मात्रा है अन्य कारक समान रहने पर वह आड़ी मांग होती है। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, संबंधित वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं। एक वस्तुएं और होती हैं गिफिन पदार्थ, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा गिफिन पदार्थ की जो वस्तुएं हैं उनकी हमारी एक वीडियो भी डली हुई है चैनल पर, वो आप जाके देख सकते हैं, समझ जाएंगे कि गिफिन पदार्थ क्या होते हैं, वो भी मांग की आय को प्रभावित करते हैं। तो ये तो 3 प्रकार हो गए हैं, एक कीमत मांग, आय मांग और आड़ी मांग। मांग का अर्थ हो गया, मांग की परिभाषा हो गई, मांग तालिका हो गई, व्यक्तिगत मांग तालिका, बाजार मांग तालिका, मांग व्यक्तिगत मांग वक्र भी हो गया, और सेम ही रहता है बाजार मांग वक्र, तो ये भी हो गया। इसके बाद मांग के तीनों प्रकार हो गए, कीमत मांग, आय मांग और आड़ी मांग, ये 3 हो गए हैं। इसके बाद हम अब मांग को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे, वो अगली क्लास में, जिसको हम मांग फलन भी बोलते हैं। वो भी 2 प्रकार से ज्ञात किया जाता है, एक व्यक्तिगत मांग फलन, दूसरा बाजार मांग फलन। और उसके बाद जो भी इसमें आएगा मांग में परिवर्तन, वो सब आज उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा, पसंद आया और जो सारा आज हमने जिस पर चर्चा की है समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम दूसरा सब्जेक्ट लेंगे और उस पर फिर जिस प्रकार से इस पर बात कर रहे हैं उसी प्रकार से हम उस पर भी चर्चा करेंगे, उसके भी एक एक टॉपिक पर बात करेंगे, ताकि आपकी जो आने वाली वार्षिक परीक्षा है वहाँ तक आप पहुँचते पहुँचते सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।